मेडिकल साइंस की यूरोलॉजी जो ब्रांच है बेसिकली ये किस फील्ड में एग्जैक्टली काम करती है? कोई भी सर्जिकल कॉजेस हो गए, स्टोन से रिलेटेड या फिर ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, ये जितने भी कॉजेस है उसमें यूरोलॉजिस्ट की ही मदद लगती है। तो सबसे कॉमन आपको भी पता है वो है यूटीआई। तो और यूटीआई में भी एक चीज और कॉमन है कि ये पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है। शॉर्ट फीमेल यूरेथ्रा, राइट। हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में ज़्यादा हो रही है, राइट। सेकेंडली, जेनाइटल हाइजीन मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में अपने सोसाइटी में थोड़ा कम है। तो ये बहुत ही कॉमन कॉजेस है जो फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा कॉज करवाते हैं। हर किसी के घर में एक ना एक पेशेंट तो उसका होता ही है, वो है सर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, अब हम एक जनरल लेमन टर्म है, हमारे लैंग्वेज में उसको यूरोलिथियासिस बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में हम पुरुष ग्रंथि बोलते हैं। पुरुष ग्रंथि बोलते हैं। तो ये मिथ तो वही हट जाना चाहिए कि ये स्त्रियों में होता ही नहीं है। तो ये होना सिर्फ पुरुषों में ही है, राइट। अगर प्रोस्टेट ही नहीं है तो पुरुष ही नहीं है। ऐसे क्या सिम्टम्स है जब किसी भी मेल को या फीमेल को यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है? कि जो भी यूरिनरी सिम्टम्स है उसको अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आप कोई भी जड़ी बूटी खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड। आज के हमारे द अनस्क्रिप्टेड के पॉडकास्ट में आए थे डॉक्टर पराग जयपुरिया सर, जो कि एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है और पिछले कई सालों से यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि यूरोलॉजिस्ट कौन होता है या फिर यूरोलॉजी ये ब्रांच बेसिकली किस फील्ड में काम करती है, तो शायद से ही आप में से कुछ लोग इसके बारे में सही जवाब दे पाएंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में इन डेप्थ यूरोलॉजी को समझने की हमने कोशिश की है कि यूरोलॉजिस्ट कौन होता है, यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, किन बीमारियों के लिए हमें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमने इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश की है। साथ ही मेल इनफर्टिलिटी, उसके कॉजेस क्या है, उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, यह भी हमने जानने की कोशिश की है। इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखिए। यूरोलॉजी रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट के एंड तक वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हेलो सर, नमस्ते और वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल अजिंक्य जी। गोंदिया से यहाँ आना अपने आप में एक मेरे लिए एक अचीवमेंट है। यस। सेकेंडली, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो चलो लोगों को अवेयर करें कुछ अच्छे टॉपिक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर कैसा लग रहा है बाकी नागपुर आए? एकदम एकदम बढ़िया। आपके लिए तो होम टाउन जैसा ही है नागपुर। मेरा एक्चुअली गोंदिया से ज़्यादा कनेक्ट नागपुर से ही है। 18 साल नागपुर में रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। 3 साल ही गोंदिया में रहा। ओके ओके, चलो सर। तो सर यूरोलॉजी, आप एक यूरोलॉजिस्ट हो और आपको डिटेल में सब चीज़ें पता है, बट हमारे कॉमन मैन को यूरोलॉजी या ये टर्म के बारे में उतना डिटेल में नहीं पता। बहुत सारे मीथ है, कभी कभी लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी क्या सेम है, क्या इसमें क्या डिफरेंस है, और बहुत सारी बीमारियों के बारे में आज जानना है सर, इन डेप्थ जानना है। तो सर को शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। बिल्कुल 100%। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल है, मेडिकल साइंस की यूरोलॉजी जो ब्रांच है बेसिकली ये किस फील्ड में एग्जैक्टली काम करती है? राइट। पहले तो जो यूरोलॉजी ब्रांच है ये सर्जिकल साइड है। ओके। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, पेनिस या टेस्टिकल साइड का। इसमें जो नेफ्रोलॉजी से जो डिफरेंस आता है वो ये है कि नेफ्रोलॉजी में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस नहीं है या मेडिकल कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जिसके कारण किडनी में डैमेज होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मेनली डायलिसिस या उससे रिलेटेड चीज़ें आती है। बट वो छोड़ दिए तो कोई भी सर्जिकल कॉजेस हो गए, स्टोन से रिलेटेड या फिर ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, ये जितने भी कॉजेस है उसमें यूरोलॉजिस्ट की ही मदद लगती है। ओके सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको एक डिफरेंस बताना हो यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में, तो वो एक डिफरेंस सर क्या रहेगा? एक डिफरेंस, अगर आप मुझे मोटा मोटा बोलना देखा जाए, अगर क्रिएटिनिन कोई भी पेशेंट का, जो किडनी फंक्शन टेस्ट का एक मेन इंडिकेटर है, अगर वो बड़ा आ रहा है या बहुत बड़ा आ रहा है,
तो आप फर्स्ट टाइम नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि हर यूरोलॉजिकल कंडीशन में क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है, कुछ में बढ़ता है, पर मैक्सिमम नेफ्रोलॉजी की कंडीशन में बढ़ता है। तो एक डिफरेंस में क्रिएटिनिन एक पैरामीटर रह सकता है। रह सकता है सर। तो सर थोड़ा सा और इन डेप्थ जानते हैं कि सर बेसिकली यूरोलॉजिकल डिसीजेस कौन सी होती है Right. जो कॉमनली आप आपके प्रैक्टिस में देखते हैं, आपके रेगुलर ओपीडीज में देखते हैं? बिल्कुल। एक मोटा बताता हूँ आपको कि जैसे यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में 30% जो भी बीमारियां रहेगी ओवरलैप होगी। ओवरलैप हो गए। बिल्कुल। 70% अपनी अपनी यूनिक रहेगी। ओके। तो यूरोलॉजी का पर से अगर मैं बात करूँ तो पहले तो एक सुपर स्पेशलिटी डिग्री है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के थ्रू दी जाती है। राइट। ये पोस्ट एमएस या डीएनबी सर्जरी, जनरल सर्जरी के बाद मिलती है। ओके सर। इसके लिए भी आपको 3 साल का पूरा कोर्स करना पड़ता है। इसमें एमसीएच जेनेटो यूरिनरी सर्जरी या डीएनबी जेनेटो यूरिनरी सर्जरी की डिग्री होती है। 3 साल की डिग्री के बाद ही आपको आप सुपर स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिकल सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं। और उसमें जो भी बीमारियां आती है, जैसे अगर हम ऊपर से चालू करें तो किडनी का कैंसर आता है, किडनी का इन्फेक्शन आता है, किडनी में स्टोन्स आते हैं, या फिर आप नीचे अगर आए तो किडनी से जैसे यूरेटर आता है, उसके स्टोन्स आते हैं, उसके कैंसर्स आते हैं, उसमें जो इन्फेक्शंस आते हैं। फिर ब्लैडर में अगर पेशाब की थैली जिसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसके स्टोन्स आएंगे। फिर उसका कैंसर आएगा, उसमें जब सिस्टाइटिस या इन्फेक्शन होता है वो आता है, या फिर उसमें और जो भी मेडिकल कंडीशंस होती है जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसमें पेशाब बार बार लगना, या अंडर एक्टिव या न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है जिसमें पेशाब कम लगना, ये सब चीजें यूरोलॉजी में आती है। ओके। फिर दूसरा एक पार्ट है उसका एंड्रोलॉजी, राइट। जो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो उसमें पेनिस और टेस्टिस का हेल्थ आता है। यस। उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स रहती है वो होती है एंड्रोलॉजी में एंड्रोलॉजी में आती है, इंक्लूडिंग प्रोस्टेट। ओके। इंक्लूडिंग प्रोस्टेट। ओके। ओके सर। राइट। तो ये मोटा डिफरेंस है। ओवरलैप जो होता है वो होता है यूटीआई पार्ट। ओके। यूटीआई जो दोनों में 20-30% है, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में ओवरलैप ओके। होता है। अदरवाइज रिनल ट्रांसप्लांट भी एक ऐसा पार्ट है जिसमें दोनों का रोल है, नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट। क्योंकि मैनेजमेंट पार्ट जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं और ऑपरेटिव पार्ट यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो अगेन दैट इज अ ओवरलैपिंग पार्ट। तो यूटीआई और ट्रांसप्लांट एक ओवरलैपिंग पार्ट। बिल्कुल सर जैसे आपने बताया अभी एंड्रोलॉजी, तो सर एंड्रोलॉजी के लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्री होती है या फिर यूरोलॉजिस्ट ही एंड्रोलॉजिस्ट, मतलब वो जो बीमारी है वो ट्रीट करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के थ्रू एक ही अभी तक डिग्री है, दैट इज यूरोलॉजिस्ट। उसी का एक पार्ट है एंड्रोलॉजी। ऐसा सेपरेट अभी तक डिग्री नहीं आई। फेलोशिप कोर्सेस रहते हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज नहीं है, इट इज रिकॉग्नाइज बाय इंस्टीट्यूट। बट अभी जितने भी आईवीएफ सेंटर्स है या और भी जो सेंटर्स खुल रहे हैं, उसमें एंड्रोलॉजिस्ट की डिग्री यानी यूरोलॉजिस्ट की ही डिग्री रिक्वायर्ड है। क्योंकि उसके लिए जो प्रोसीजर्स करनी पड़ती है, जैसे पैसा हो गया, टेसा हो गया, और जो भी स्पर्म को रिट्रीव करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स है वो सिर्फ यूरोलॉजिस्ट ही कर सकता है। राइट। और इसीलिए एंड्रोलॉजी अभी यूरोलॉजिस्ट का ही पार्ट है और उन्हीं की डिग्री लगती है। ओके सर। ओके सर। तो सर थोड़ा सा ना, जैसे आपने बताया कि ये बहुत बड़ी ब्रांच है यूरोलॉजी, तो उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड जो कॉमन डिसीजेस है उसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल। तो सबसे कॉमन आपको भी पता है वो है यूटीआई। तो और यूटीआई में भी एक चीज और कॉमन है कि ये पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा यूटीआई जानना है कि यूटीआई क्यों होता है और ये महिलाओं में ज्यादा क्यों कॉमन है? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये भी बहुत बड़ा 3 वर्ड का है वर्ड। बेसिकली किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या यूरेथ्रा कहीं भी इन्फेक्शन हुआ तो उसको यूटीआई बोलते हैं। राइट। अब ये फीमेल्स में क्यों कॉमन है और मेल्स में नहीं है, उसका सबसे मेन रीजन है फीमेल्स में ना यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, 4 सेंटीमीटर या उससे नीचे होता है, मेल्स में 20 सेंटीमीटर। राइट सर। तो सबसे बड़ा रीजन है शॉर्ट फीमेल यूरेथ्रा। राइट। हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। राइट। सेकेंडली जेनाइटल हाइजीन मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में अपने सोसाइटी में थोड़ा कम है। तो ये बहुत ही कॉमन कॉजेस है जो फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा कॉज करवाते हैं। बहुत बार फीमेल्स घर के काम में व्यस्त रहती है या बाकी रहते तो ओवरऑल वाटर इनटेक भी कम रहता है, या
कहीं ना कहीं अपने जो सोसाइटी में फीमेल्स अपनी हेल्थ का ख्याल कम देती है, तो जितना जो उन्होंने केयर करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो ये भी अपने आप में अवॉइड करना, सही समय पे इलाज ना करना, ये भी सेकेंडरी यूटीआई कॉज करवाता है। राइट। तो ये सब रीजन के कारण हम्म। फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ओके सर, बट अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, या फिर इसमें क्या ऑप्शंस होते हैं फिर ट्रीटमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, यूटीआई बहुत ही कॉमन बीमारी है, और अगर सही समय पे इलाज ना हो तो आगे जाके इसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन, जो मैं आपको डराना नहीं चाहूँगा, पर अगर क्रोनिक यूटीआई होता है तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेयर है बट है, 100% है, समझ गए। अगर यूटीआई सही समय पे इलाज नहीं होगा तो आपको पेशाब की नली का सिकुड़ना, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं, कैंसर का होना, और नहीं तो फिर पेशाब में खून जाना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और हो सकती है। और इसको फिर अगर लेट अपन ट्रीटमेंट करने जाए तो ट्रीटमेंट पार्ट भी डिले होता है, और इसको इलाज में भी समय भी ज़्यादा जाता है। और कुछ केसेस में तो कभी भी आप फुल कंप्लीट इलाज नहीं कर पाते, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, तो पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई होते रहता है। यस यस यस। तो और जैसे स्ट्रक्चर यूरेथ्रा अगर होता है सेकेंडरी टू यूटीआई, तो वो एक ऐसी बीमारी है जिसका 100% क्योर कभी नहीं होता, तो रिकरेंस के कॉजेस रहते हैं। यस। तो इसलिए हमने, यूटीआई बहुत कॉमन है, हमें लगता है कि उसको अनदेखा भी कर लिए तो हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितने जल्दी हो हमने उसका इलाज करना चाहिए, ताकि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उससे बच पाए, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। सर, तो ऐसा भी होता है कभी कि यूटीआई मतलब डायबिटीज या फिर बाकी अदर ऑर्गन के डिसीज की वजह से भी कभी यूटीआई हो सकता है? बिल्कुल, देखिए यूटीआई के दो कॉजेस, एक दो वे से डिवाइड करें तो एक रहता है एनाटॉमिकल फैक्टर्स, यस। या पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, दूसरा रहता है कोमॉर्बिडिटीज। तो अगर कोई पेशेंट को जैसे फीमेल में जैसे बताया 4 सेंटीमीटर शॉर्ट रहता है, एनाटॉमिकल फैक्टर है, यस। या पेशेंट खुद का हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, राइट। वाटर इनटेक कम कर रहा है, ये एक लाइफस्टाइल फैक्टर या एनाटॉमिकल फैक्टर हो जाते हैं। यस। बट सेकेंडरी जो अदर कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे पेशेंट का अनकंट्रोल्ड शुगर हो रहा है, या डायबिटीज का पेशेंट है, थायराइड अनकंट्रोल्ड है, या उनको और कोई ऐसी कंडीशंस है जिससे इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है उनका, तो उनको सेकेंडरी यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यूटीआई आप उस टाइम पे कितना भी ट्रीट करेंगे, अगर आपका प्राइमरी कॉस्ट नहीं हुआ है तो यूटीआई रिकरेंट होते रहे। यस यस यस। तो एग्जैक्टली, सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें दोनों पार्ट से देखना पड़ता है कि लाइफस्टाइल या प्राइमरी ही कॉजेस तो नहीं है, क्या कोमॉर्बिडिटीज है, वो भी आपको रूल आउट करनी। बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को आपको इलाज भी बताना पड़ता है, और क्या बेटर पैरामीटर से नहीं है, क्या करना है आगे, वो आपको उनको सलाह देना पड़ता है। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। सर, एक और बहुत कॉमन बीमारी है जो मुझे लगता है कि हर किसी के घर में एक ना एक पेशेंट तो उसका होता ही है, वो है सर किडनी स्टोन। राइट। तो सर, ये थोड़ा किडनी स्टोन के बारे में जानना था कि पानी कम पीने से या फिर बहुत देर तक यूरिन को रोकने से ही किडनी स्टोन होता है, तो इसके सर क्या कॉजेस है, थोड़ा सा डिटेल में जानना था। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपका एक वर्ड को इम्प्रोवाइज करूंगा। किडनी स्टोन, अब हम एक जनरल लेमन टर्म है, हमारे लैंग्वेज में उसको यूरोलिथियासिस बोलते हैं। यूरोलिथियासिस, क्योंकि स्टोन सिर्फ किडनी में ही नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, यूरोलॉजी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इतनी जगह सीमित है। राइट। तो किडनी में स्टोन को किडनी स्टोन बोलेंगे, पर यूरोलिथियासिस टर्म है जो स्टोन ये पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी हो। बराबर सर। तो बेटर वर्ड इज यूरोलिथियासिस। तो ये मेडिकल टर्म है, बट दैट इज अ बेटर वर्ड। ओके। किडनी स्टोन लेमन लैंग्वेज में है, लोगों के समझ के लिए है, पर जो लोगों का समझ है किडनी स्टोन सिर्फ किडनी में नहीं, कहीं भी हो सकता है। राइट। अब ये सही में बहुत कॉमन है अपने एरिया में, और इसका जो सबसे मेन रीजन है जो मुझे समझ में आया, ये है पानी कम पीना। राइट। हम पानी कम पीते हैं, इसके कारण जो भी छोटे मोटे स्टोन जो रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाते। राइट। और सेकंड, हमारा जो बिलीफ है, बहुत ज्यादा बिलीफ है जड़ी बूटीज में। जड़ी बूटीज, तो ये जो लोग जड़ी बूटी में जाते हैं और बहुत समय तक ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं, 1 साल नहीं 10-10 साल तक, उसके कारण किडनी स्टोन्स के साइजेस बढ़ते जाते। तो बहुत कॉमन, अगर मैं सबसे मेन जो रीजन है वो है सबसे पहले पानी कम पीना। बाकी जो कॉजेस है वो तो बहुत सारे कॉजेस है उसके लिए, अगेन उसमें मेडिकल कॉजेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल। बट
नॉन मेडिकल कॉज में सबसे मेन है पानी कम पीना, पानी कम पीना। और अवॉइड करना कि हमें स्टोन है, हम उसके ट्रीटमेंट नहीं करवाते और जड़ी बूटी में जाते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन कॉज। राइट राइट। और सर जैसे बहुत बार मतलब लोगों में ये है कि एक बार बैठे हैं तो बैठे हैं, फिर यूरिनेशन जो होता है उसे स्टॉप कर दे, तो उसका भी कुछ तो इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, देखिए सिंपल है, कोई भी चीज को आप एक समय तक रोकेंगे तो उसका इश्यू नहीं है। लॉन्ग यूरिन को विथहोल्ड करेंगे तो उससे ना यूरिन का स्टेसिस होता है। Yes. यूरिन का स्टेसिस से क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म पनपते या बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा यही बोलना है, एवरी 2 to 3 आवरली या मैक्सिमम 4 आवरली यू शुड वॉइड वंस, यानी आपने 4 घंटे में एक बार तो भी पेशाब जाना चाहिए, भले आए ना आए सेकेंडरी, बिल्कुल। पर आपने जाना चाहिए। Yes. तो ब्लैडर में पेशाब रुकेगा नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। बराबर। इन्फेक्शन के कम होंगे तो यूटीआई और स्टोन दोनों के चांसेस कम हो जाएंगे। यस। तो डेफिनेटली आपने ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड नहीं रखना चाहिए। 3 to 4 आवरली आपने एक बार वॉइड कर ही लेना चाहिए। और सर एक और चीज़ थी, मतलब कुछ डाइट का भी इम्पैक्ट होता है कि पर्टिकुलर डाइट खाने की वजह से किडनी स्टोन होता है, ऐसा कुछ है सर? डेफिनेटली डाइट का रोल है, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम कैसा है ना, हम कोई भी चीज़ को 180 डिग्री पे ही लेते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बोले हमें स्टोन है, तो हम सर आप बताइए क्या करें, तो मैं उनको बोलता हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतनी करते हैं कि इतना डाइट मॉडिफाई कर लेते हैं कि बाकी शरीर में इम्पैक्ट आना चालू हो जाते हैं। राइट सर। मेरा सबसे मेन यही रहता है कि आप वाटर इंटेक बराबर कीजिए। बिल्कुल। डाइट चार्ट पूरा रहता है, बट स्पेशली मेरा बोलना है कि अगर आप नॉनवेज डाइट ले रहे हैं, उसमें भी रेड मीट्स ले रहे हैं, तो वो आप अवॉइड कीजिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना डाइट के लिए, वो आप सही मात्रा में लीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम रिजिड वे से फॉलो करते हैं, रिजिड वे से फॉलो करने के कारण जो उसके लाभ या बेनिफिट है हमें वो भी नहीं मिलते, और हम उसके कारण शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की होती है, मिनरल्स की होती है, तो उससे नुकसान ज़्यादा होने लग जाते हैं। राइट राइट राइट। पर अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम इंटेक ही बंद कर देते हैं, दूध पीना ही बंद कर देते हैं। बोले सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कैल्शियम से स्टोन बनता है, तो हमने बंद कर। अब ये लोगों को नहीं पता है कि आप कैल्शियम इंटेक बंद करेंगे तो अगर आपका स्टोन ऑक्सलेट टाइप का है तो वो तो डबल फ्रीक्वेंसी से बढ़ना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो कोई भी चीज का एक्सेस इज लॉस, यस यस। कोई भी चीज का कम इज लॉस, यस यस। ऑप्टिमम होना चाहिए। तो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल भी ऑप्टिमम वे से मॉडिफाई करिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल। यू शुड नॉट मॉडिफाई इन अ वे कि एकदम एक्सट्रीम में जा रहे हैं, दोनों एक्सट्रीम खराब है। बिल्कुल सर। तो ये भी एक जागरूकता जरूरी है कि आपने हमेशा ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है। Yes. कोई भी एक्सट्रीम लाइफ में कोई भी चीज के लिए खतरनाक ही हो सकता बिल्कुल। है। तो किडनी स्टोन के लिए भी वो ट्रुथ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, परफेक्ट। राइट। और सर एक और चीज़ है किडनी स्टोन के बारे में कि हर बार किडनी स्टोन अगर हुआ है तो सर्जरी ही करनी पड़ती है, तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए एज अ यूरोलॉजिस्ट लोग मेरे को सोचते हैं कि मेरे पास पेशेंट आएगा, सर तो ऑपरेटिव और ये एक मिथ है अगेन, ऐसा कुछ नहीं है। किडनी स्टोन की साइज, किडनी स्टोन की लोकेशन, अगेन मैं किडनी स्टोन नहीं बोल रहा हूँ, स्टोन की लोकेशन। यस यस। क्योंकि किडनी स्टोन यानी सिर्फ किडनी के अंदर हो गया, हाँ। और जब मैं आपको एज अ यूरोलॉजिस्ट बता रहा हूँ तो सिर्फ किडनी नहीं, बाकी भी यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन की साइज, स्टोन का लोकेशन यस। सब डिटरमाइन करता है कि आपको ऑपरेट की जरूरत है कि नहीं है, और बाकी पेशेंट के कोमॉर्बिडिटीज या पेशेंट के फैक्टर्स कैसे हैं। राइट सर। सिर्फ और सिर्फ साइज या सिर्फ और सिर्फ लोकेशन डिटरमाइन नहीं करता है। और मुझे जितना मेरा नॉलेज है, मेरे कलीग से, सीनियर से बात होती, कोई भी अनइंडिकेटेड सर्जरी एडवाइस नहीं करता। अब ये थोड़ा सा हैवॉक क्रिएट हो गया है कि डॉक्टर के पास जाएंगे या सर्जन के पास जाएंगे सर्जरी तो वो सर्जरी ही बताएगा, ऐसा नहीं। मेरे 70% पेशेंट्स को मैं सर्जरी एडवाइस नहीं करता हूँ, बिल्कुल। ओनली 30% आर इंडिकेटेड। सर एक क्या साइज होना चाहिए कि आपको लगता है कि नहीं अभी सर्जरी करने की जरूरत है? राइट। देखिए साइज भी है ना एक मिथ है, हाँ। लोकेशन मैटर करता है सबसे बड़ा। Right. कि अब वो किडनी में भी अगर किडनी का स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आपके यूरिन के फ्लो को, और उसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है और पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपने ऑपरेट ही करना है। बिल्कुल। क्योंकि आपका यूरिन का फ्लो रोक रहा है, उसके कारण आपको इन्फेक्शन हो रहा है। यस यस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन है 15-20 mm, एक्चुअली साइज भी हम लोग है ना वॉल्यूम में बोला जाता है, इतने mm का स्टोन है वो नहीं।
तो सब साइज वॉल्यूम पे रहता है। बराबर। सबसे मेन पैरामीटर है कि वेदर द स्टोन इज ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है और पेशेंट को बुखार आ रहा है, सेप्सिस में जा रहा है, तो आपको ऑपरेट ही करना है पड़ेगा। यूरेटर में स्टोन है, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, पेशेंट को बुखार है, तो ऑपरेट ही करना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। यस यस। किडनी में भी लार्ज स्टोन्स है, स्टेगोन्स है, पार्शियल स्टेगोन्स है, या 15-20 mm का भी स्टोन है बट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो चांसेस ऑफ स्टोन कमिंग आउट बाय इटसेल्फ इज वेरी लेस। यस। और जितना आप टाइम वेस्ट करोगे, किडनी में सूजन उतनी बढ़ेगी, उतनी सूजन बढ़ेगी तो किडनी रिट्रोस्पेक्टिवली डैमेज होगी, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ऑफ द रिट्रोग्रेड प्रेशर। यस। So you should get operated. So it all depends on the location of the stone, size of the stone, और patient के features कैसे हैं, राइट और secondly patient को comorbidities कितनी है। राइट। परफेक्ट। So it all depends on that. यस यस, परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर एक और बीमारी है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। तो सर पुरुषों में बहुत कॉमन है, एक सर्टेन एज के बाद हमें बहुत बार देखते हैं कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना कॉमन हो जाता है। तो सर ऐसा कौन सा एज है कि जिसके बाद पुरुषों ने थोड़ा सा खुद की केयर करनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और सर ये इसमें क्या ऑप्शंस है ट्रीटमेंट के, थोड़ा सा सर जानना था। देखिए, पहले तो प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में हम पुरुष ग्रंथि बोलते हैं, पुरुष ग्रंथि बोलते हैं। तो ये मिथ तो वही हट जाना चाहिए कि ये स्त्रियों में होता ही नहीं है। ओ, तो ये होना सिर्फ पुरुषों में ही है, राइट। अगर प्रोस्टेट ही नहीं है तो पुरुष ही नहीं है। बिल्कुल। और ये बचपन से रहती है, बाय बर्थ, और हर साल बढ़ती है। यस। उसका एक पैरामीटर फिक्स है, हर साल इतना ग्रोथ होता है। अब प्रॉब्लम कब आता है हमें, कि जब इसके हमें फीचर्स या सिम्टम्स आने लगते हैं, जब पेशाब में तकलीफ होती है। उसका हमने एक टर्म यूज करते हैं, बॉदरसम लट्स। बॉदरसम लट्स का मतलब होता है बॉदरसम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। इसमें जो मोस्ट कॉमन जो फीचर्स आते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट को बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब कंट्रोल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। बहुत बार पेशेंट बोलता है कि हम तो बस चेयर से उठते और पैंट में ही यूरिन हो जाते हैं। ये सब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के लक्षण होते हैं। अब क्या हमने इसका इलाज करना चाहिए? 100%। प्रोस्टेट ग्रंथि हर साल बढ़ेगी। जनरली इसके फीचर्स 45 या 50 साल के ऊपर आते हैं, जनरली उसके नीचे आने के चांसेस कम हो जाते हैं। यस। डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को डिफरेंट एज ग्रुप में उसके फीचर्स आते हैं। तो 45-50 के ऊपर जब भी आपको आते हैं तो आपने आपके नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपकी पूरी टेस्ट करवाएंगा रिलेटेड टू इट, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इलाज करेगा। तो बेस्ट इज कि मैं यही बोलूंगा, आपने आपके नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से इससे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ही विल बी द बेटर पर्सन टू गाइड यू एट दैट मोमेंट आपको क्या रिक्वायर्ड है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर अगली एक बीमारी है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसके बारे में ना सर सोसाइटी में एक टैबू है, स्पेशली महिलाओं में। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानना है, और इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है सर। राइट। ये आपने एकदम सही बताया कि स्ट्रेस या फिर जो भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है कॉमन फीमेल्स में ही होते हैं। Yes. और टबू बहुत ज़्यादा है। भी मेरे पास एक अराउंड 50 ईयर्स के ऊपर बहुत सारी फीमेल्स आती है, जनरली 45 के ऊपर या 50 के ऊपर। वो बोलते हैं हमारे को 5-5 साल से इश्यूज है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कैन वी आर नॉट एबल टू टेल टू एनीवन। और हमें सोसाइटी में जाने में भी इश्यूज होते हैं। हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, इंटरमिंगल भी नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, बेसिकली आपको पहले इनकॉन्टिनेंस है ना, 3 टाइप के होते हैं। आप देखा जाए तो एक स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, एक ओवर एक्टिव या ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर रहता है, उसके कारण इनकॉन्टिनेंस होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। और एक मिक्स इनकॉन्टिनेंस होता है, तो जिसमें दोनों के फीचर्स ओवरलैप होते हैं। तो फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन है ना, SUI या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मोस्ट कॉमन है। उसमें क्या होता है जनरली कि जब भी फीमेल खांसती है या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, उससे यूरिन लीक होता है। उसका रीज़न सबसे मेन वही अगेन यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर का है। राइट। सेकेंडली पेल्विक फ्लोर मसल्स का जो टोन होता है, जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है तो टोन कम हो जाता है। टोन कम होने के कारण जो यूरेथ्रा में जब भी पेशेंट खांसता है या फीमेल्स खांसती है या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो मसल टोन कम होने के कारण यूरेथ्रा को जितना दबाना चाहिए उतना दब नहीं पाता, तो इसलिए ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन लीक हो जाती है। तो क्या ये ट्रीटेबल है? 100%।
100% ट्रीटेबल है। Yes. एसयूआई के बारे में बात करें, यस इसमें अभी बहुत सारे मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। अगर पेशेंट्स फैटी है या बाकी कोमोबिडिटीज़ है तो वो सब कंट्रोल में रहना चाहिए। राइट एक्सरसाइजेज डेली करनी पड़ती है। किगल्स एक्सरसाइज इज वन ऑफ द फॉर्म जिससे आप टोन बढ़ा सकते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स के। सेकेंडली मेडिसिन अवेलेबल है, उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट इजीली हो जाता है। यस 70 to 80% मेरे जो पेशेंट्स हैं वो मेडिकली ही मैनेज हो जाते हैं, लाइफस्टाइल और मेडिकल मैनेजमेंट से। ऑपरेट 20% को ही करना पड़ता है। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो लास्ट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। मैनेज बट सर्जिकल मैनेजमेंट भी 99 to 100% इफेक्टिव है आज के तारीख में। यस सो तबू जरूर है, बट मेरे हिसाब से लोगों ने आगे आना चाहिए, अपने नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपकी सोशल लाइफ इससे इम्प्रूव होती है तो 100% आपने इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल सर और ये 100% ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्रीट हो सकता, तो यू शुड डेफिनेटली गेट इट ट्रीटेड। यस अब रही बात बाकी टाइप के जो इनकॉन्टिनेंस है, जैसे मिक्स इनकॉन्टिनेंस हो गया या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो गया, इसके लिए अपने को पूरा डायग्नोसिस करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करना पड़ता है। बट मैक्सिमम तो जो फीमेल्स में कॉमन होता है वो एसयूआई या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यस इज ट्रीटेबल। सो one should avoid taboo. One should 100% consult urologist and get treated. यस यस परफेक्ट सर परफेक्ट सर। सर थोड़ा सा अभी महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सर आपने आपके ओपीडी में भी देखा होगा कि महिलाएं यूरोलॉजिस्ट के पास आने में कभी कभी बहुत झिझकती है या थोड़ा हेजिटेशन होता है। बहुत तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, जो महिलाएं देख रही है, तो बेसिकली क्या बीमारियां हो सकती है, क्या सिम्टम्स है, और इसको कैसे हम एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर या सबसे पहले तो फैमिली, क्योंकि बहुत बार महिलाएं हमारे मतलब उनके फैमिली में ही नहीं बताती बताती, खुद पे ही निकाल देती है, तो डॉक्टर के पास तो बाद में जाना पड़ता है। तो सर थोड़ा सा इस पे आप मतलब बता पाएंगे? राइट। देखिए ये बात बिल्कुल सही है अपने सोसाइटी में कि एजुकेटेड क्लास में भी क्या होता है कि वो फीमेल्स अपने घर में नहीं बता पाती है। जब अपने घर पे ही नहीं बता सकती तो डॉक्टर के पास कैसे जाएगी? यस तो पहले तो वही आ जाता है, वो तबू ही है अभी। अभी पर भी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सर्च जो इंजिन्स है उसके कारण पीपल आर अवेयर। फीमेल्स अभी जितने भी डिजिटलाइज वर्ल्ड के कारण डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट कर पाती है, पर भी घर पे वो बता नहीं पाती। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, उसमें ऐसा टबू वाली चीज़ ही नहीं है और 100% ट्रीटेबल है। तो कोई भी कंडीशन हो तो आपने अपने फैमिली से पहले डिस्कस करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली जो भी नियर बाय आपके डॉक्टर से उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अब सिंपल है, यूटीआई की बात कर लो या इनकॉन्टिनेंस की बात कर लो फीमेल्स के लिए, तो कोई भी फीमेल मेल डॉक्टर के पास जाने के लिए थोड़ा हिचकिचाती है। हाँ, हेजिटेशन रहता है। तो आप अपने नियर बाय फीमेल यूरोलॉजिस्ट अगर हो सकते हैं आपके अवेलेबल तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए, नहीं हो सकते गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर गायनेकोलॉजिस्ट को भी नहीं समझता है तो अल्टीमेटली वो यूरोलॉजिस्ट के ही पास भेजेगा। तो फर्स्ट कंसल्टेशन तो भी एटलीस्ट होना चाहिए, भले वो फीमेल डॉक्टर से ही हो अगर आपको हिकअप्स है तो। बिल्कुल, पर एटलीस्ट यू एटलीस्ट गेट वंस इवेल्युएटेड, और उसके बाद अगर सामने वाले डॉक्टर को लगता है कि ही हैज टू बी रेफर टू यूरोलॉजिस्ट, तो देन ही विल रेफर और शी विल रेफर। तो आपने उतने हिकअप्स नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल आज के जमाने में इट इज ओपन सोसाइटी, बिल्कुल nobody thinks male or female, everyone thinks कि patient if he is coming or if she is coming तो they should be treated, evaluated properly और वो खुश होके ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट। सो हिकअप्स रहने नहीं चाहिए, कोई मिथ्स रहने नहीं चाहिए, कोई तबू रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल 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 सर। एंड एवरीवन इज प्रोफेशनल। यस 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 यस। होपफुली सर, मतलब आपका ये सुनने के बाद कुछ महिलाएं जो ये देख रही है उनका ये टैबू एटलीस्ट थोड़ा कम हो सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक और है कैंसर के बारे में थोड़ा सा, बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना और प्रोस्टेट कैंसर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में ग्लैंड बढ़ती है, तो थोड़ा सा ये जानना था सर। देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना प्रोस्टेट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। बेसिकली प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ने को हम लोग बोलते हैं बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, पर ये भी गलत है क्योंकि कैंसर में भी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ सकती है। यस
तो हम लोग प्रोस्टेटोमेगेली ही वर्ड यूज करते हैं। अब उसके बाद हम उसका कॉज देखते, प्रोस्टेट ग्रंथि क्यों बढ़ी है। अब वो नॉर्मल बेनाइंग हाइपरट्रॉफी है कि कैंसर के कारण बढ़ी है। यस तो दोनों के फीचर्स इनिशियली सेम हो सकते हैं, बीपीएच के और प्रोस्टेटिक कैंसर के, यस पर क्या कॉज है वो तो आपको कोई भी, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, एक बेसिक टेस्ट है यूरिन का Yes. सैंपल, रूटीन माइक्रोस्कोपी, फिर एक सीरम पीएसए करके होता है, पीएसए राइट तीसरा सोनोग्राफी होती है, ठीक है, और ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी, यस एक नॉर्मल पेल्विक सोनोग्राफी और ट्रांसरेक्टल, ये एक बेसिक चीजें हैं, इससे एक रफ आइडिया आ सकती है। रफ आइडिया आने के बाद आपको और डिफ्रेंशिएट करना है तो एमआरआई होता है प्रोस्टेट का, वो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, राइट और उसके बाद बायोप्सी या पेट स्कैन होता है। ओके तो बायोप्सी के ऊपर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, राइट बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये सब अलग अलग वेज है जानने के, पर जो फीचर्स है प्रोस्टेट बढ़ने के, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में, प्रोस्टेट में इनिशियल फीचर्स सेम ही आएंगे आपको। यस पेशाब का रुकना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब को कंट्रोल नहीं करना, रात को Yes. पेशाब बार बार जाना, Yes. रिकरेंट यूटीआई होना, ये सब कॉमन है। हिमैचूरिया भी दोनों में हो सकता है ना, पेशाब में खून जाना। तो ये बोलना कि हिमैचूरिया हो रहा है तो सिर्फ कैंसर ही है, ये बड़ा डाउटफुल है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको इवेल्युएट करना पड़ता है, आपको टेस्ट से, आपको पर रेक्टल एग्जामिनेशन से इवेल्युएट करना Yes. पड़ता है, और बाकी भी जो भी टेस्ट है उसके बाद ही आप प्रूवन बोल सकते हो कि ये कैंसर है कि बेनाइन। यस 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 परफेक्ट सर। सर ऐसा कौन सा मतलब एज होता है कि जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहते हैं? देखिए, एनीवे अबोव 55-60 ही रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के भी, और प्रोस्टेटोमेगेली तो मैंने जैसे बताया हर Yes. साल होता ही है। यस अबोव 60-65 सर ऐसा कभी होता है कि 35 या 30s में कभी किसी को हुआ है? आज तक मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मतलब आफ्टर 50 ये थोड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। हाँ, एज ही रिस्क फैक्टर है Yes. अपने आप में, और 60-65 के ऊपर ही होता है। ओके 30-35 में जनरली प्रोस्टेटिक अपसेस हो सकता है, प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेटिक कैंसर के चांसेस बहुत। सर ऐसा कुछ टेस्ट है कि आफ्टर 50s की हम इसे प्रिवेंट करने के लिए ये टेस्ट करें? देखिए, मिस अभी वो थोड़ा डाइसी है, पर आप सीरम पीएसए लेवल करवा सकते हैं, जो पीएसए स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। साल में एक बार सोनोग्राफी करवा सकते हैं। यस ये दोनों टेस्ट से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं है। आप सोनोग्राफी हर साल में 10 बार भी करवाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं। यस तो सिंपल टेस्ट है सीरम पीएसए और एक सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये करवाइए। ये बहुत सिंपल और बहुत बेसिक टेस्ट, यस इससे आप एक रफ आइडिया आ सकती है। यस बिल्कुल। यस परफेक्ट सर परफेक्ट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा मेन के सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। Right. जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि एंड्रोलॉजी एक बड़ी ब्रांच है, बिल्कुल। तो एंड्रोलॉजी में सर ऐसे कौन से डिसीजेस कवर होते हैं जो मेल इनफर्टिलिटी या मेन के सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं? देखिए, पहले तो एंड्रोलॉजी एक यूरोलॉजी का ही पार्ट है। यस एंड्रोलॉजी में जो हम डील करते हैं वो आपका टेस्टिकुलर कंडीशन से डील Yes. करते हैं, प्रोस्टेट के कंडीशन से डील करते हैं, सेकेंडली सेमिनिफेरस ट्यूबल्स या सेमिनिफेरस ग्लैंड के रिलेटेड करते हैं, फिर आप पेनिस पे आते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो डील करते हैं। अब अगर आप पर्टिकुलर ग्लैंड वाइज या पोर्शन वाइज अगर आप कंडीशंस बोलेंगे तो आप पेनिस पे आएंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन Erectile हो जाता dysfunction. है, सबसे मेन जो होता है, यस जिसका एक वन ऑफ द रीजन इम्पोर्टेंसी बोलते हैं, यस वो एक मेजर फैक्टर है। टेस्टिस से रिलेटेड है कि स्पर्म की क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, स्पर्म बन रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। टेस्टिकुलर कैंसर से रिलेटेड हो जाता है, फिर टेस्टिकुलर अट्रोफी है कि नहीं है, तो गोनैड से रिलेटेड बेसिकली ये पार्ट हो जाता है। तो अभी जो सबसे मेन यंग जनरेशन्स में हो रहा है, दैट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यस ये बहुत कॉमन है, बहुत, यानी हर 10 में से 7 लोगों को या 8 लोगों को हो रहा है, यानी 70-80% लोगों को। यस मेरे पास महीने के ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। उसमें से 90% आर बिलो 35, ओ बिलो 35। यस आप ये सोचिए, और उनको कोई कॉज नहीं है, इट इज प्योरली साइकोजेनिक और स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। यस 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 स्ट्रेस इंड्यूस्ड, वर्क रिलेटेड है और कोई स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है और कोई स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ईडी है यस 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 मैक्सिमम लोगों को। सो स्ट्रेस आज की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कॉज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, Yes. जो 100% ट्रीटेबल है। है। और आप
आपकी लाइफस्टाइल अच्छी करेंगे, हेल्दी करेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, जॉगिंग एक्सरसाइज जो भी वैसे करना है, यस यस तो ईडी स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर होता है, जो साइकोजेनिक ईडी बोलते हैं, वो डेफिनेटली ट्रीटेबल होता है। यस। और सर अगर ये स्ट्रेस से नहीं है तो फिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता बिल्कुल। देखिए, ईडी दो प्रकार के होते हैं, एक तो साइकोजेनिक, एक ऑर्गेनिक। है? यस। अब साइकोजेनिक इज उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेस है। ऑर्गेनिक में कैसा होता है, जो भी मेडिकल कंडीशंस है, पेशेंट को डायबिटीज है, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन है, यस उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, यस तो ये सब रीजन में क्या होता है कि जो वेसल्स रहती है पेनिस के, उसमें अथेरोस्क्लेरोटिक या आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं। उसके कारण वो वेसल्स का डायमीटर कम होता है, ल्यूमेन कम होता है, उसमें ब्लड फ्लो या रक्त प्रवाह कम होता है। उसके कारण जितना तनाव आना चाहिए उतना नहीं आता है। यस तो क्या ये ट्रीटेबल है? डेफिनेटली ये भी ट्रीटेबल है, बट इसके आपका ग्रेड ऑफ ईडी पे डिपेंड करता है कि Yes. क्या वे से जाना है। बिल्कुल इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक रहता है, सेकेंडली ओरल मेडिकेशंस है, मेडिकल मैनेजमेंट, यस फिर आपको लोकल इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है पेनिस पे, इंट्राकेवनोजल इंजेक्शन। यस ये तीनों में अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन पेनाइल इम्प्लांट है, ओके जो बहुत कॉमन है आज के तारीख में और बहुत अच्छा वे है। जिनको कंप्लीट ईडी हो जाता है, बिल्कुल इरेक्शन नहीं होता है, जो अपने सेक्सुअल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, पेनाइल इम्प्लांट आज के तारीख में बहुत सेफ ऑप्शन है। इतने अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं, रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to 8 lakhs, ओके इतनी वैरायटी है और बहुत सेफ ऑप्शन है। यस पेनाइल इम्प्लांट करना चाहिए अगर किसी को अपनी सेक्सुअल लाइफ इम्प्रोवाइज करनी है, और वो ऐसा फैक्टर है जो मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं हो सकता ट्रीट, तो डेफिनेटली पेनाइल इम्प्लांट पे जाना चाहिए और उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो एक जो आज मैं अगर ये पॉडकास्ट में बैठा हूँ, तो मेरा एक एंड्रोलॉजी रिलेटेड अगर कोई पॉइंट बोलना है तो इट इज पेनाइल इम्प्लांट। यस पेनाइल इम्प्लांट के लिए किसी भी इंसान ने आज सोचना नहीं चाहिए। अगर वो पेशेंट क्राइटेरिया में बैठता है और उसको पेनाइल इम्प्लांट की जरूरत है तो उसने हिकअप्स नहीं रखना। बिल्कुल 100% ही शुड अंडरगो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी। यस यस इतना बेनिफिशियल है, क्या बात 100% ही शुड अंडरगो। परफेक्ट सर परफेक्ट तो पेनाइल इम्प्लांट का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। स्पेशली अपने सेंट्रल इंडिया में, जहाँ Yes, पे yes. बहुत लोगों को तबूज है, जैसे फीमेल्स को है वैसे ही मेल्स। यस यस मेट्रोज में पेनाइल इम्प्लांट बहुत कॉमन सर्जरीज है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, यस यस बेंगलोर, चेन्नई, वहाँ पे तो 60-65 का इंसान, जो 60-65 वो पेनाइल इम्प्लांट करवा रहा है बिकॉज ही वांट्स हिज सेक्सुअल लाइफ टू बी वेरी एक्टिव। यस 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 सो यू शुड नॉट गेट बिहाइंड, और आपको अगर लग रहा है सेक्सुअल लाइफ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर लाइफ और उस पर आपने पीछे नहीं हटना चाहिए, और आप पेनाइल इम्प्लांट के कैंडिडेट हो तो आपने 100% करना करना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। और सर एक और चीज़ है, लो स्पर्म काउंट, तो सर ये भी क्यों हो रहा है मतलब यंगस्टर में आजकल? सबसे बड़ा फैक्टर अगेन स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत कॉमन है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड लो स्पर्म काउंट्स बहुत कॉमन है। स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है ना, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। लाइफस्टाइल चेंज के कारण जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलने चाहिए स्पर्म काउंट्स बढ़ाने के, वो मिल नहीं पा रहे। यस जिसमें जंक फूड्स हो गए, स्ट्रेस इंड्यूस स्मोकिंग हो Yes. गया, स्ट्रेस इंड्यूस अल्कोहल एक्सेस इनटेक हो गया। यस ये सब एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपके जो स्पर्म पैरामीटर्स को डैमेज करता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को डैमेज करता है, और लो स्पर्म काउंट का ये वन ऑफ द कॉज है सर। इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिग्निफिकेंट जरूरी, सिग्निफिकेंट, और बहुत सारे लोग इम्प्रोवाइज हो जाते हैं, बट अगेन वही है, सही समय पे आज करना है तो आज करना है, आज नहीं करे 10 साल बाद करे तो वैसे भी परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसकी कोई बाद में वैल्यू नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो 100% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्पेशली स्ट्रेस कम करना, किसी भी प्रकार की हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, Yes. जंक फूड एक्सेस में, ये Yes. सब इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर ओके। और सर एक और चीज़ है फाइमोसिस में, तो सर फाइमोसिस भी कुछ रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में? नहीं, पर से फाइमोसिस इनफर्टिलिटी में रोल नहीं कर सकता। फाइमोसिस कब करता है, जैसे कंप्लीट फाइमोसिस है और सीमेन बाहर ही नहीं निकल रहा, पिन पॉइंट हो गया मियाटस भी, वो सेकेंडरी कर सकता है रोल, बाय डिफॉल्ट पर से नहीं कर सकता। उसके कारण क्या होता है, मियाटल स्टेनोसिस या स्ट्रक्चर हो सकता है यूरेथ्रल,
उसके कारण सेकेंडरी यूटीआई हो सकता है, और ये सब कॉजेज के कारण आपका स्पर्म जब भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं पार्टनर के साथ तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो उससे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है, बट प्राइमरी पर से नहीं कर सकता, सेकेंडरी 100% कर सकता। ओके सर, ओके सर। और सर वो हाइड्रोसिल नाम की जो बीमारी है सर, इसमें भी कुछ रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी है? अब देखिए, हाइड्रोसिल बेसिकली यानी क्या होता है, आपके स्क्रोटम में पानी भरना। यस। अब हाइड्रोसिल, पानी भरना ही हाइड्रोसिल नहीं है, पानी भरने के कई कॉजेस है, उसमें एक कारण जो होता है डेट इज हाइड्रोस। अब हाइड्रोसिल में क्या होता है, जब अगर टेस्टिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है या Yes. पानी इतना भर रहा है कि वो टेस्टिस पे दबाव डाल रहा है, तो कोई भी चीज पे अगर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर आएगा तो उसका वर्किंग कैपेसिटी इम्पेयर होगी। वर्किंग कैपेसिटी इम्पेयर होगी तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यस, आपके इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता यस, 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 बिल्कुल हो सकता है। सर ऑलमोस्ट आधा घंटा हो रहा है हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और Right. आधा घंटा कैसे चला गया मतलब मुझे तो पता नहीं चला। मुझे भी नहीं। तो सर एक और चीज़ है कि जैसे हम इतने सारे डिसीज के बारे में अभी हमने बात किया, बट इम्पॉर्टेंट है इनको प्रिवेंट करना, और वो उसके लिए ज़रूरत है थोड़ा सा हाइजीन फॉलो करने की। तो सर थोड़ा सा इसमें आप बता सकते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में क्या हाइजीन हम फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बोलेंगे, अगर बाकी कोई फैक्टर्स नहीं है, प्लेन यूटीआई है, तो सबसे पहले वाटर इनटेक, एक मिनिमम अमाउंट वाटर जरूरी है। अनटिल अनलेस आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है जिसमें आपको मना किया है एक्सेस वाटर इनटेक का, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 लीटर के बीच में हर एक एडल्ट ने वाटर कंज्यूम करना चाहिए। सेकेंडली, आपका जो जेनिटल हाइजीन है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के। तो ये अगर दोनों भी हमने फॉलो किए ना, तो 70 to 80% यूटीआई हमें, सिंपल यूटीआई बिल्कुल नहीं हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी का इंटेक कितना होना चाहिए? एक अराउंड 2 to 3 लीटर्स ओके सर। डेली, एडल्ट में। ऐसा तो नहीं है कि 4-5 लीटर पिए? देखिए, कोई भी चीज़ का एक्सेस हानिकारक है और कोई भी चीज़ का कम भी आप लेंगे तो हानिकारक है। एक्सेस भी लेंगे तो पेशाब के थ्रू निकल जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है जिसके कारण आपके जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर है उन्होंने मना किया है, तो एक 2 to 3 लीटर्स डिपेंडिंग आपका वर्क कैसा है, आपने वाटर कंज्यूम करना चाहिए ओके डेली। ओके सर, ओके सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर अभी जैसे आप ऑलमोस्ट 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसे गोंदिया से आप आते हो, बिलोंग करते हो, गोंदिया एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, डिसेंट शहर है, अच्छा हेल्थ केयर भी गोंदिया में डेवलप भी हो रहा है। तो सर आपने आपके प्रैक्टिस में क्या नोटिस किया है कि जैसे बड़े शहरों में भी हेल्थ केयर है अभी, और जैसे गोंदिया में भी अभी अच्छा हेल्थ केयर हो रहा है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए आज के तारीख में, और आज के वातावरण के हिसाब से। मैं एक टियर 3 सिटी को बिलोंग करता हूँ, गोंदिया को। हमने एक नियर अबाउट 100 बेडेड हॉस्पिटल डाला है, विच हैज़ ऑल द टर्शियरी केयर फैसिलिटीज, जो नागपुर में भी बहुत कम हॉस्पिटल्स में वो लेवल के फैसिलिटीज। लोगों को लगता है कि बड़े सिटी में ही आपका इलाज बेस्ट हो सकता है या वो लेवल का हो सकता है जो आपको टियर 3 में नहीं मिलेगा, टियर 2 या टियर 1 में ही मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक मिथ है आज के तारीख में। जैसे मैं मेरा एग्जांपल ले सकता हूँ, जो हम यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेट इज एट पार विथ फैसिलिटीज जो मुंबई में अवेलेबल है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो आता है अफोर्डेबिलिटी का या कॉस्ट का। जो कॉस्ट आपको नागपुर या मुंबई में लगेगी उससे कई गुना कम आपको गोंदिया में वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, और सब सेम लेवल का, एट पार। मशीन्स भी वही है, सब फैसिलिटीज वही है, क्योंकि मशीन्स तो आपको परचेस वही करना है, बिल्कुल सर, इंस्ट्रूमेंट्स वही करना है, यस। तो और डॉक्टर भी आपको वही क्वालिटी के मिल रहे, डिग्रीज भी वही है, बिल्कुल बिल्कुल। आज के तारीख में जो सबसे बड़ा जो मिथ है या लोग जो सोचते हैं, इवन छोटे सिटीज के लोग जो टियर 3 के सोचते हैं कि हम बड़ी सिटी जाएंगे तो अच्छा इलाज मिलेगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा इलाज डेफिनेटली बड़ी सिटी में भी मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर छोटे सिटी में भी आज वो लेवल का, कभी कभी उससे भी अच्छा इलाज अवेलेबल है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ना टियर 2 और टियर 3 या टियर 1 या टियर 3 में, डॉक्टर अवेलेबिलिटी। यस यस यस, आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर आपको समय ज्यादा देगा पेशेंट को या रिलेटिव्स को, जो टियर 1 या टियर 2 में नहीं होता या पॉसिबल नहीं होता। यस यस यस। तो जो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों ने अभी थोड़ा अपना ब्रॉड विजन रखना चाहिए कि टियर 3 में भी आपने फुल फ्लेजेड इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल सर।
और मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी मैं नागपुर के कई पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूँ जो रिवर्स ड्रेन चल रहा है, यस क्योंकि वो बोलते हैं सर हमें नागपुर से गोंदिया आना पूरा जाता है, हमारे लिए अफोर्डेबल हो जाता है एंड वी आर सेविंग प्लेंटी ऑफ मनी। यस 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 मैं गढ़चिरौली के बहुत सारे पेशेंट्स ऑपरेट कर रहा हूँ, तो दिस इज बिकॉज उनको एक पता चला है कि वो लेवल की फैसिलिटी टीयर 3 में अवेलेबल है, जिनके रेट्स भी बहुत कम है यस एज कम्पेयर टू टीयर 1 एंड टीयर टीयर 2। टू और एक पेशेंट इंटरेक्शन जो टीयर 3 में होता है वो टीयर 1 या टीयर 2 में नहीं होगा। नहीं होता है, तो पेशेंट्स आर मोर सेटिस्फाइड। परफेक्ट सर, क्या बात तो है। मैं यही बोलूंगा कि ट्रस्ट योर डॉक्टर्स एट द नियर बाय प्लेस। Yes, और yes. आप एक टीयर 3 सिटीज में अगर आपके यहाँ सेटअप अच्छा है तो डेफिनेटली यू शुड गो देयर, जाना चाहिए, बिल्कुल 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 रिवर्स ड्रेन होना ही चाहिए आज के तारीख। क्या बात है सर, परफेक्ट। तो अच्छा है सर, होपफुली आपका ये मैसेज देख के लोग आए, नागपुर से भी गोंदिया में आए ट्रीटमेंट के लिए। मैं ऑलरेडी अराउंड 25 to 30 पेशेंट्स ऑपरेट कर चुका हूँ, Yes. थ्रू एंड थ्रू कॉन्टेक्ट ही आए हैं और होप सो ये आगे बढ़ेगा। बिल्कुल Let's hope. 100% सर। सर अभी हम पॉडकास्ट के एंड में हैं, एक आखिरी सवाल है आपसे सर, ऐसे क्या सिम्टम्स है जब किसी भी मेल को या फीमेल को यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है? पेशाब में इन्फेक्शन, यूटीआई, यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द सिम्टम्स। यूटीआई एक बहुत बड़ा सिम्टम है, पेशाब में जलन एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आपको पेशाब में जलन है, बर्निंग यूरिनेशन है, उसके कई कॉजेस हो सकते हैं, आपने डेफिनेटली दिखाना ही चाहिए। Yes. आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर एक पूछेगा तो बर्निंग यूरिनेशन। ओके, और एज अ यूरोलॉजिस्ट आप ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहेंगे? एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि आपने आपके जो भी यूरिनरी सिम्टम्स है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आप कोई भी जड़ी बूटी खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आपने एटलीस्ट एक बार तो भी कंसल्ट करना चाहिए, भले आपको पसंद ना आए, डेट इज सेकेंडरी, बट आपने एक बार कंसल्ट करना चाहिए और वो क्या बोलते हो उस पर आपने वेटेज देना चाहिए। देन यू शुड टेक योर कॉल, बट यू शुड नॉट डायरेक्टली टेक योर कॉल विदाउट कंसल्टिंग अ यूरोलॉजिस्ट। क्या बात है सर, परफेक्ट सर, अच्छा लगा सर, मतलब आपने समय निकाला हमारे आज पॉडकास्ट के लिए और इतने सारे सवालों के इतने अच्छे से आपने जवाब दिए, स्पेसिफिक, मतलब मेरे नॉलेज में तो 100% थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ सर हमारा जो पॉडकास्ट ये देख रहे हैं उनके नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। तो once again, sir, मेरा भी कोशिश यही था कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो लोगों Yes. को और इससे बस एक अवेयरनेस क्रिएट हो, क्योंकि पूरी चीज तो कवर कर Yes, नहीं yes. सकते, बट एक अवेयरनेस भी हो तो डेट इज गुड इनफ। इस टाइम का थोड़ा लिमिटेशंस होता है, बट सर नेक्स्ट टाइम कभी भी हम फिर से एक बार पॉडकास्ट करेंगे जिसमें और थोड़ा सा डेप्थ में यूरोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। बट सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप आए यहाँ पे। थैंक यू अजय, Thank थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।